हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्कशन किया था, उसी डेफिनेशन से हमारे कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म के निकलते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, फाइन। फर्स्ट फीचर इज एसोसिएशन ऑफ, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, अब ये टू और मोर पर्सन्स, तो इसका पहली बात तो वर्ड क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन तभी होगा जब आपके पास कम से कम दो पर्सन होंगे, दो पर्सन मिलेंगे तो दैट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन। तो 2, 3, 4, 5, तो दिस इज कॉल्ड एन एसोसिएशन। मिलना किसी काम के लिए, दैट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन। लेट्स सपोज अगर आप और आपके फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसोसिएशन। आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसोसिएशन। क्लासरूम में बैठकर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसोसिएशन। एसोसिएशन होना चाहिए और एसोसिएशन के लिए 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। तो इसके अंदर मिनिमम लिमिट क्या है, मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर, क्योंकि 2 से कम अगर होंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट वी कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइन। अब इसमें मैक्सिमम के लिमिट के ऊपर कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो मैक्सिमम 50 पर्सन्स शुड बी देयर। 50 पर्सन्स की जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है ये डिफाइंड है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एक बात और, हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का, बट जो मैक्सिमम पहले एक्चुअली क्या था, इसमें मैक्सिमम 10 और 20 की लिमिट थी और अब इसमें मैक्सिमम 50 की लिमिट कर दी गई और कई जगह पर आपको 100 भी देखने को मिलेगी। बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इसका कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 स्टडीड विद द रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर शुड बी 50, पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 50 पर्सन्स। ठीक है ना, 50 से ज्यादा पार्टनर्स फर्म के अंदर नहीं हो सकते। तो मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर, मैक्सिमम 50 पर्सन। कंपनीज एक्ट 2013 के रूल सेक्शन 464 जो रूल 10 के साथ पढ़ा जाएगा एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में, उसमें मैक्सिमम 50 पर्सन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हु कैन बिकम अ पार्टनर। तो हर तरह का बंदा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हर तरह का बंदा फर्म के अंदर पार्टनर हो सकता है एक्सेप्ट 3 तरह के लोग फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकते। फर्स्ट इज द माइनर। अच्छा, माइनर पे एक्सेप्शन है कि माइनर कैन बी अ पार्टनर, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो माइनर। नंबर 2, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है, इसमें अनसाउंड माइंड के 2 तरह के लोग होते हैं, लुनाटिक्स और इडियट्स। ठीक है ना, जो बाय बर्थ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा और बुरा समझने में कैपेबल नहीं हो। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे एक ड्रंकन पर्सन है तो जितनी देर वो नशे में होगा उतने टाइम तक वो क्या कर सकता है, कोई भी अच्छी और बुरी बात को समझने में कैपेबल नहीं होता। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो भी फर्म के अंदर, या किसी बंदे को कोई मिर्गी का दौरा आता है या कुछ इस तरह से उसमें किसी चीज खास चीज से डर लगता है, तो जब तक उसके ऊपर वो डर की इंटेंसिटी हावी होगी तब तक वो अनसाउंड माइंड का कहलाएगा। या फिर ऐसा बंदा जो सोच समझ ही नहीं सकता, तो वो दैट इज कॉल्ड द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का बंदा भी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता। और थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ का मीनिंग आप ये ना समझे कि वो कोई क्रिमिनल या कोई टेररिस्ट है। ठीक है ना, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ के अंदर कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो लॉ जिनको अलाउ नहीं करता कि भाई आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नहीं कर सकते। फाइन। तो वो जो अलायन एनिमी हुआ, भाई अलायन एनिमी मींस ऐसी कंट्री जिससे हमारी जो जंग चल रही है वो अलायन एनिमी हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे पर्सन जो होंगे या कॉन्विक्ट्स हुए जो जेल के अंदर हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल ही होगा। ठीक है ना, तो जिसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है लॉ ने। तो ये 3 तरह के पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते। हाँ, इसमें से माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर बन सकता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, अदरवाइज ये मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 और इसके अंदर ये 3 टाइप के लोग पार्टनर नहीं हो सकते। सो दिस इज अवर फर्स्ट फीचर, एसोसिएशन 2 और ऑफ मोर पर्सन। एंड सेकंड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए।
अब ये एग्रीमेंट क्या, एग्रीमेंट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मींस हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझें तो भाई सब लोग एक कॉमन पॉइंट के ऊपर एग्री हो। देखिए यहां पर मोर देन 2 पर्सन है तो यहां पर देयर में बी अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अभी से इनिशियली खत्म करने के लिए वो लोग आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट मींस वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिफाइन कर लेते हैं जिस पर कोई फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कोई पार्टनर अगर कोई सर्विसेज देगा तो क्या सैलरी लेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, ठीक है, अगर किसी ने कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। ऑल दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि भाई ये एग्रीमेंट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन, या तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। और ये तो भाई अंडरस्टूड है, इतना तो आप लोग सब पढ़े हुए लॉ में कि भाई कोई भी चीज ओरल का कोई एक्चुअली बेस क्रिएट नहीं होता। एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन, अगर रिटन में हो तो बेटर है, बट ओरल हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज द पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाते हैं, वो सब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे मैं बेसिक बता दूं कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट, ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिस पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अच्छा, एक बात और, फॉर्म स्टार्ट होने से पहले एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो जाए और उसके भाई फॉर्म स्टार्ट हुई फ्रॉम 1 अप्रैल और आपने एग्रीमेंट बनाया 1 अक्टूबर को, तो एग्रीमेंट बाद में बन सकता है, ठीक, फाइन। तो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि एसोसिएशन, दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन, बहुत सारे रीजंस हो सकता है, मूवी देखने जाने के लिए, क्लासरूम के अंदर पिकनिक जाने के लिए, सब कामों के लिए। बट यहां पर एसोसिएशन होना क्या है, एसोसिएशन में बिजनेस का होना जरूरी है। देयर शुड बी अ बिजनेस, और बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव से करोगे तो ही वो पार्टनरशिप बनेगा। अगर आपने यहां पर सोशल वेलफेयर के लिए किया तो फिर आपका ये जो एसोसिएशन है वो एनपीओ के अंदर, एनजीओ के अंदर, किसी में भी चला जाएगा, बट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर उसको पार्टनरशिप बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक बिजनेस होना चाहिए और उसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस हो और इट मे बी अ प्रोफेशन, भाई 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से उन्होंने मिलकर के एक सीए फर्म स्टार्ट कर दी, इट मे बी पॉसिबल। डॉक्टर से उन्होंने मिलकर के एक डॉक्टर फर्म स्टार्ट कर दी। तो प्रोफेशन या बिजनेस कुछ ना कुछ होना चाहिए। मींस आइदर यू विल डील इन द गुड्स और इन द सर्विसेज। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हम ले बिजनेस शुड बी लॉफुल, लॉफुल बिजनेस शुड बी देयर। लॉफुल बिजनेस का मीनिंग होगा कि ऐसा बिजनेस जो लॉ ऑफ लैंड आपको परमिट करता हो, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर उसको परमिट कर दिया गया हो, ठीक है ना। आपने मान लो गोल्ड स्मगलिंग के लिए, ड्रग्स के बिजनेस के लिए अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो वो पार्टनरशिप फर्म आप ऐसे ही बना लो, बट उसका एक्चुअली लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता बिकॉज बिजनेस इज नॉट लॉफुल। और जो भी इलीगल बिजनेसेस और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाते हैं। तो जब वो वॉइड है, तो जब एग्रीमेंट ही स्टार्टिंग से वॉइड है तो वो बिजनेस इसमें कंडक्ट नहीं कर सकते। मींस आप इलीगल अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं कर सकते। आप भले ही कर लो उसको, बट वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कवर नहीं होगी, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड उस बिजनेस को एक्चुअली अलाउ नहीं करता। यू शुड कंडक्ट सम लॉफुल बिजनेस, मींस कोई लीगल बिजनेस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन, टू शेयर द प्रॉफिट्स, है ना भाई। पार्टनर्स जो होंगे वो ओनर कब बनते हैं, व्हेन एवर दे इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस। अब जब कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड ऑफ द कैपिटल इज प्रॉफिट। अब ए, बी और सी अगर पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल दीज पार्टनर्स। इनके बीच में भले वो बंदा कैपिटल लगाए या ना लगाए, ठीक है ना। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि विदाउट इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, बट उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा और प्रॉफिट का शेयर हमेशा इक्वल हो। दैट इज नॉट कंपलसरी, इट शुड बी इन द अग्रीड रेशो, इट शुड बी 3:1, इट शुड बी 5:3, इट शुड बी 1:1, कुछ भी हो सकता है, वो उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग से। मैंने क्या कहा, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जैसा एग्रीमेंट बोलेगा वैसा उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी देयर, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर होता है 6th कैरीड बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम, ठीक है।
एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल का मतलब होता है या तो कि सारे के सारे बिजनेस उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या हो सकता है कि भाई जैसे लेट सपोज आपने कंसेप्ट सुना होगा एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का। ए, बी और सी तीन बिजनेस में तीन पार्टनर थे, इसमें से ए और बी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, उसने सिर्फ पैसा इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बैठा रहता है। स्लीपिंग पार्टनर है वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसा भी एक्चुअली हो सकता है कि या तो एक पार्टनर बिजनेस करे, कुछ पार्टनर्स बिजनेस करें, या सारे के सारे मिलकर के एक्टिवली उस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। सेवेंथ, ब्रॉड स्कोप। अब इसको क्या बताया जाए, ब्रॉड स्कोप, जब भाई मैन पावर बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है, तो नेचुरली बिजनेस का स्कोप भी एक्सपांड हो जाएगा। एट्थ इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इस अनलिमिटेड लायबिलिटी में जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर बाय दी वे बाय चांस अगर फर्म के ऊपर कोई लोन हो गया, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, उसकी जो लायबिलिटीज है उसकी एसेट को एक्सीड कर रही है, एंड फर्म हैज टू पे सम अमाउंट टू द पीपल इन द मार्केट, उनके क्रेडिटर्स को, लोन प्रोवाइडर्स को, इनको पेमेंट करना है। तो अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में जो लोग रिसीवर है, जो जिनको पैसा लेना है, वो पहले आपकी बिजनेस एसेट को सेल करेंगे, फर्म की जो जो एसेट है। लेट्स सपोज अगर आपको मार्केट में पे करना है 10 करोड़, है ना, और आपके बिजनेस को बेचा गया ABC 3 पार्टनर से, और उसको बेच करके 8 करोड़ से रियलाइज हो पाए ना, स्टिल 2 करोड़ अभी इन पार्टनर्स को, पार्टीज को बाहर देना है। अब इस 2 करोड़ के लिए इन पार्टनर्स की पर्सनल एसेट तक भी सेल कर दी जाएगी, ठीक है ना, जितना इन 2 करोड़ के लिए उनकी पर्सनल एसेट तक भी, मींस इसकी लायबिलिटी जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनर के पर्सनल एसेट तक भी कैरी होती है। अच्छा, ये किसका ड्रॉबैक भी था, और इस वजह से लोग घबरा पे। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जॉइंट एंड इंडिविजुअल। जॉइंट एंड इंडिविजुअल का मीनिंग होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि भाई 3 पार्टनर्स है और एक भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, है ना, तो अब एक इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसकी इंसॉल्वेंसी, उसकी डेफिशिएंसी को जो दो सॉल्वेंट पार्टनर्स थे वो उसको उसकी डेफिशिएंसी को रिकवर करते थे। ये एक ड्रॉबैक था। इसीलिए अब एक नया कंसेप्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है ना, LLP का भी कंसेप्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अच्छा, एक फीचर और बता दूं उसके अंदर, 9th, दैट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है, ठीक, फाइन। तो मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे हुए सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही मेंशन, फाइन। तो हमारा पहला फीचर था एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, ब्रॉड स्कोप, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एक इसका ट्रू फीचर है बेसिकली, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, लास्ट फीचर, म्यूचुअल एजेंसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। देखिए, एजेंसी से एक वर्ड निकलता है एजेंट, म्यूचुअल का मीनिंग होता है मिला जुला करके जो आपस में होता है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग 2 कंसेप्ट चलते हैं। फर्स्ट, a partner is a principal as well as an agent। ये और म्यूचुअल वर्ड जो यूज किया गया है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि भाई पार्टनर की गई कोई एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी डन बाय अ सिंगल पार्टनर्स विल बाइंड अदर पार्टनर्स इन दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लें हम 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, ठीक, फाइन। हमने अभी पढ़ा था कि कैरिड ऑन बाय और बाय एनी वन ऑफ देम, ठीक है ना, उसके भी कैरी कर सकते हैं। अब A, B और C ये तीनों मिलकर के बिजनेस करते हैं, 5:3:2 का इनका रेशो है, और ये प्रॉफिट जो भी होता है रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देखिए, दीज आर द पार्टनर्स, और इन्होंने मिलकर के एक एंटिटी क्रिएट की थी, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का मान लो नाम है ABC ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। अब जो लोग भी मार्केट में जिनसे भी ये डील करते हैं, जो लोग इनसे डील करते हैं, वो सब ABC ट्रेडर से डील करते हैं, दे आर नॉट डीलिंग विद A, B and C। बट पार्टनरशिप फर्म ABC ट्रेडर इटसेल्फ इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, तो उनके बिहाफ पर काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा ना। अब लेट सपोज इन्होंने काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। हमने कहा कि भाई मिस्टर ए, आपके हाथ में पूरा परचेज एंड पेमेंट डिपार्टमेंट है, मींस आप गुड्स को परचेज करोगे,
और जिन क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया उनको पेमेंट करोगे। बी के हाथ में पूरा सेल्स एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट है। बी पूरा सेल्स और कलेक्शन देखता है, माल को बेचने का और कलेक्शन का। और लेट सपोज सी के हाथ में मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये पूरा किसके हाथ में? सी के हाथ में। अब ये तीनों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब एक बात और, अब ए की गई कोई भी एक्टिविटी के लिए, ए अगर गुड्स परचेस कर रहा है, अच्छा अगर एक अपना कोई पर्सनल बिजनेस है तो बात अलग है, उसके कोई पर्सनल कंसर्न्स है तो बात अलग है। हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ए इटसेल्फ इज अ पार्टनर, फर्म के बिहाफ पर अगर ये कहीं से कोई गुड्स परचेस कर लाता है तो उस परचेसिंग डिसीजन में बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि बी और सी भी म्यूचुअली एग्री है। ठीक है, मींस ए के की गई कोई भी फर्म के लिए की गई कोई भी एक्टिविटी के लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। बी की गई कोई एक्टिविटी के लिए या कोई भी ऐसी कोई भी गड़बड़ के लिए ए और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सी की गई या कोई एक्टिविटी के लिए ए और बी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट वो फर्म से कनेक्टेड एक्टिविटी होना चाहिए, उनकी कोई इंडिविजुअल और पर्सनल नहीं होना चाहिए। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ये बी जो है, मिस्टर बी, ये गुड्स सेल करता है मार्केट में और डेटर से पैसा कलेक्ट करता है। अब इसने किसी पार्टी को 1 करोड़ का गुड्स सेल किया और इससे पेमेंट लेकर आया और पेमेंट इसने फर्म में जमा नहीं किया और मान लो गायब हो गया। ठीक है, अब बी तो चला गया और इसने मान लो मिस्टर पी नाम का एक बंदा है उससे पेमेंट कलेक्ट किया था, फाइन, और ये गायब हो गया। अब ए और सी इस कलेक्शन ऑफ पेमेंट के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब बाय चांस ए और सी मिस्टर पी को फोर्स करते हैं कि भाई आपका पेमेंट दो, हमें तो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, आपने जो पेमेंट दिया था वो बी लेकर के भाग गया। ठीक है ना, तो इस केस में P विल नॉट बी प्रूवन एज गिल्टी, P को गिल्टी नहीं प्रूव होगा क्योंकि P ने फर्म के बिहाफ पर हमेशा B को पेमेंट करता था और B उनको फर्म का रिप्रेजेंटेटिव था, एज एन एजेंट वो फर्म उनके पास आया था, तो P ने इसको 1 करोड़ का पेमेंट किया था। अभी ये चला गया तो ये दोनों उससे पैसा नहीं मांग सकते। या मैं ऐसा कहूं कि भाई फर्म को किसी एक को पेमेंट करना था 1 करोड़ का और उसने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया कि जाकर उसको पेमेंट कर दो, और मिस्टर ए ने पैसा लिया और गायब हो गया बाय चांस। ठीक, अब फॉर्म बोल रही है कि भाई हमने, मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दिया, मिस्टर एक्स ने सूट फाइल किया कि भाई मुझे इसके अगेंस्ट में पेमेंट दिलवाया जाए। ठीक है ना, पेमेंट दिलवाया जाए तो इस केस में फर्म विल बी प्रूवन एज गिल्टी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मिस्टर ए एज अ म्यूचुअल एजेंसी फर्म के बिहाफ पर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो फर्म का एजेंट बनकर काम कर रहा था, तो एंटायर फर्म विल बी हेल्ड एज रिस्पॉन्सिबल। अब बी और सी का ये आर्ग्यूमेंट कि हम पेमेंट कर चुके हैं, ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ए पैसा लेकर भाग गया, बी और सी विल बी प्रूव, मतलब ये फर्म की पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी और उनकी जॉइंट लायबिलिटी इसके ऊपर क्रिएट होती। अब उनको फिर से एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उनके बाद में आपस में वो जो भी करते रहे वो दैट इज सेकेंडरी। बट म्यूचुअल एजेंसी ये बोलती है कि फर्म के बिहाफ पर किया गया कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्टिविटी अगर कोई एक बंदा करता है तो उसके लिए बाकी के पार्टनर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, मींस अगर आपने परचेसिंग के लिए इसको काम दिया है तो बी और सी ने तीनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही दिया होगा ना, तो अल्टीमेटली ये जो है ये अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एंटायर फर्म विल बी हेल्ड एज ए रिस्पॉन्सिबल। कोई भी एक डिसीजन सारे के सारे पार्टनर्स को बाइंड करता है। ठीक है ना, उसको क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक, फाइन। तो पहला म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग होता है कि कोई भी बंदा कोई भी एक्टिविटी करे तो उसके लिए पूरी की पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, बट हाँ वो फर्म से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए का कोई पर्सनल मैटर है, लेट सपोज ए ने अपने हाउस का 6 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया, 50,000 इंटू 6 के हिसाब से 3 लाख रुपीज इसने अभी तक पे नहीं किया पर्सनली, तो ये उसका पर्सनल मैटर है। ठीक, फाइन। या मैं जैसे आपको कहूँ कि भाई मान लीजिए कि भाई इसकी अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गई, अब इसको कोई कॉम्पनसेशन पे करना है, तो उस कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए ए पर्सनली विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसमें फर्म उसके साथ नहीं आएगी क्योंकि फर्म बिजनेस के लिए, ये लोग आपस में इन्होंने एसोसिएशन बनाया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पर्सनल मैटर्स के लिए फर्म विल नॉट बी हेल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फर्म के बिहाफ पर कोई काम किया गया तो एंटायर फर्म विल बी हेल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल। वो बाइंड कर लेता है अपने डिसीजन में दूसरे पार्टनर्स को भी अल्टीमेटली। ठीक है, अच्छा
प्रिंसिपल, इसके अंदर एक पॉइंट और होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। तो अगर ए को कोई काम दिया गया है तो जैसे परचेज और पेमेंट्स के लिए ए विल बी कंसीडर्ड एज एन एजेंट और बी और सी विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल। बी और सी उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, ए अकाउंटेबल होगा परचेजिंग और पेमेंट्स के लिए। इन द सेम वे सेल्स और कलेक्शन के लिए बी विल बी कंसीडर्ड एज एन एजेंट एंड ए एंड सी विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल। वो लोग प्रिंसिपल बन जाएंगे। मींस क्वेश्चनिंग बी से की जाएगी ए और सी के द्वारा, ठीक है। और सी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए जो भी गड़बड़ होगी और जो भी काम होंगे उसके लिए सी विल बी हेल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल। इन दिस केस इस एक्टिविटी के लिए सी विल बी ट्रीटेड एज एन एजेंट और ए और बी प्रिंसिपल होंगे। ये प्रिंसिपल मतलब ये मालिक होगा, एजेंट इस तरह से बोला जाए, एजेंट एंड प्रिंसिपल के रिलेशनशिप, ठीक, फाइन। तो इस एक्टिविटी के लिए सी एजेंट, ए और बी प्रिंसिपल। इस एक्टिविटी के लिए बी एजेंट, ए और सी प्रिंसिपल। इन एक्टिविटीज के लिए ए एजेंट और बी और सी विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल। एक लास्ट इसके अंदर होता है दैट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। एक ये मैं बता दूं, आपको भूल गया पहले। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म। आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करो मत करो, डजंट मैटर्स एट ऑल, बट रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ बेनिफिट्स हैं और ना करवाने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई अगर रजिस्टर्ड फर्म कैन सू अदर फर्म्स, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, जैसे ABC की फर्म ही अगर रजिस्टर्ड है और इसको किसी एक फर्म P ने अगर कोई धोखा दिया है तो वो ये फर्म ABC ट्रेडर्स P के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। कब? जब वो रजिस्टर्ड होगी तो, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हुई तो दे कैन नॉट सूट फाइल टू अदर पार्टीज। हाँ, दूसरी पार्टीज इसके ऊपर सूट फाइल कर सकती है भले फर्म रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ठीक है ना। इन केस अगर पार्टनर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्टनर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर एक दूसरे के ऊपर भी सूट फाइल तभी कर पाएंगे जब फर्म क्या होगी, अल्टीमेटली रजिस्टर्ड होगी। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ बेनिफिट्स। अच्छा एक बात और, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि रजिस्ट्रेशन हमेशा इनिशियल लेवल के ऊपर कंपलसरी नहीं है। मैं तो बताया कंपलसरी नहीं है उसके अंदर। ऐसा हो सकता है कि फॉर्म पहले स्टार्ट हो जाए, रजिस्ट्रेशन बाद में भी हो सकता है, ठीक है ना, इट मे बी पॉसिबल। तो अल्टीमेटली ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। आई होप सारे फीचर्स आपको क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।